आज फिर एक नई टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एक्सरसाइज को कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता है। मैं कई बार जब भी इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के लिए आता हूँ तो मैं भी इस बात को सोचता हूँ कि क्या इस बात को कोई सोचेगा, विचारेगा, कोई बच्चा पढ़ना पसंद करेगा। फिजिक्स के फिजिकल वर्ल्ड का जो कंटेंट है वो तो पढ़ा देते हैं और उसमें कुछ ऐसी बात है जो बच्चों को फायदा भी करता है। और एक दो बार उस कंटेंट जो फिजिकल वर्ल्ड का जो कंटेंट है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट में भी और इंजीनियरिंग में भी पूछा गया है। लेकिन जो एक्सरसाइज आपका है फिजिकल वर्ल्ड का, ये जो एक्सरसाइज है फिजिकल वर्ल्ड, इस एक्सरसाइज से कभी कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आता है, किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं आता है। और बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि अरे यार जब ये आता ही नहीं है तो इसमें हम मेहनत क्यों करें, पढ़ना पसंद नहीं करता है। तो मैं भी सोचता हूँ कि जब बच्चा पढ़ता नहीं तो उसको पढ़ाए क्यों। दिल्ली में बहुत सारे बच्चों को हमने कहा कि दिस एक्सरसाइज is not compulsory for examination but necessary for knowledge। तो कहे सर क्या करेंगे नॉलेज लेकर के, अगर एग्जाम में आएगा ही नहीं तो इसको पढ़कर क्या करें। कोई नहीं पढ़ता। और कभी कभी ज़बरदस्ती भी पढ़ाने की कोशिश करते किसी बच्चों को तो उसको देखते कि पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं, मतलब हमारी बात वो सुनने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, क्योंकि स्कूल के टीचर भी उसके दिमाग में बात को डाल दिया है कि दिस एक्सरसाइज इज नॉट कंपल्सरी फॉर एग्जामिनेशन, यानी एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। और पहले ज़माने की बात छोड़ दीजिए, जब लोग बीएससी करते थे या एमएससी करते थे, 80 के दशक की बात अब कीजिए, तो उस समय लोग नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते थे। लेकिन आज की बात है नंबर के ख्याल से लोग पढ़ते हैं। उस बच्चे को बोल दीजिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग में पूछा गया, ये क्वेश्चन मेडिकल में पूछा गया, ये बोर्ड में पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन पर वो ज़्यादा ध्यान देता है और बार बार प्रैक्टिस करता है, क्योंकि उसके दिमाग में जो जीता वही सिकंदर समाया हुआ है कि टॉप करो, अच्छा नंबर लो। मैं कई बार गुड़गांव में भी कई पढ़े लिखे फैमिली में भी गार्जियन से भी मैंने बातचीत किया कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन मुझे कराने दीजिए। नहीं सर, जब एग्जाम में आ ही नहीं रहा है और 1 घंटे का 1000 रुपया आप लेते हैं, 1000 पर आवर आप लेते हैं, and there are 16 क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है और आप बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन को समझाने में कम से कम आधा घंटा का समय दीजिए, या नहीं तो ज़्यादा समझाएंगे तो 1 घंटा का समय लगेगा। गार्जियन कहते नहीं नहीं नहीं, इतना पैसे उसे नहीं। हम कहें कि फ्री भी पढ़ा देते हैं। नहीं सर, फ्री भी छोड़िए, हटाइए इस बात को। हम कहें सर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये ब्रेन आईक्यू को बढ़ाता है, एग्जामिनेशन में जो आए उसी बात को हम पढ़ें क्या। मतलब वसंत विहार में भी हमने देखा कई घर में, हम सोचे कि इस घर में डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो थोड़ा सा चलो मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा से प्रोफेसर है तो थोड़ा अच्छा से पढ़ाता हूँ। हालांकि मैं कई फैमिली में जहाँ मंथली पेमेंट मिलता था 15,000, 20,000, 50,000,
अब तो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो चारों पढ़ाते थे। जिस फैमिली से, जिस परिवार से मंथली मिलता, वहाँ पर मैंने इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करके बताया कि भाई देखो, रियल मायने में ये इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर के जो ये स्टोरी है, जो कंटेंट है, उसे टैली नहीं खाता है, मिलता नहीं। लेकिन बेशक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सरसाइज नहीं हो, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और आप ये समझिए कि एक्सरसाइज नहीं बना रहे, बल्कि यूपीएससी, आईएएस का इंटरव्यू आप फेस कर रहे हैं। हमने इसके 5 वीडियो बना करके डाला है, 1.5 तक मैंने वीडियो बना करके डाला है। पहले वाले मोबाइल मेरा थोड़ा अच्छा नहीं था और वो उससे फ़ोटो वीडियो अच्छा नहीं बनता था, चेहरा ब्लैक आता था और वो मतलब उसका जो फ्रंट कैमरा था बहुत कम था, इसीलिए वीडियो नहीं अच्छा बन पाता था। आइए मैं एक अब तो वीडियो बना करके डाल रहा हूँ, कोई बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, कोई बच्चा सुने न सुने, हमारी इच्छा है कि इसके 16 क्वेश्चन को मैं बना दूँ। आराम आराम से जब टाइम मिले तो सिलेबस भी देखना है और इसको भी देखना है। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन है जो आपको लगेगा कि नहीं कि फ्यूचर में बहुत काम देगा। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ करके देखिए। क्वेश्चन है 1.6। क्वेश्चन फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिक्स क्लास 11, क्लास 11। एक क्वेश्चन है 1.6, क्वेश्चन नंबर 1.6। क्वेश्चन आज बोर्ड पर नहीं लिखा हूं, आपको पढ़ करके सुना देता हूं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो इसको आप किताब उल्टा लीजिए, डिटेल से आप इसको समझिएगा। द सेल्स ऑफ क्रेब्स, सेल्स ऑफ क्रेब्स, क्रेब्स होता है केकड़ा को बोलते हैं, और सेल्स उसके कवरिंग को बोलते हैं। आप जब बिहार में, यूपी में या बाढ़ वाले एरिया में जाएंगे, दिल्ली में नहीं मिलता है दिल्ली में नहीं मिलता है। आपको B10 छत के ऊपर कुछ ठोक ठाक चल रहा है, पता नहीं यार क्या चलते रहता है, डिस्टरबेंस होता है यहाँ। कभी रोड पर रात्रि को नींद नहीं टूटता है कि हम वीडियो बना सकें। छत पर कोई ठक ठक मारे, कोई बच्चा इधर टक टक मारे और रोड पर सीटी बजाए। रात्रि को 12 बजे रात्रि को कुत्ता इतना हल्ला करता है कि मत पूछो। सोचते हैं कि कुछ भाषण देना शुरू करूं तो कुत्ता इतना भाषण देता है कि अपनी ही भाषण बंद करना पड़ता है। बगल में ठोक ठाक करे, कोई बच्चा हल्ला करे, अब क्या करे। हमारी इतनी बड़ी कोई फॉर्म नहीं है और बहुत बड़ा ये नहीं है। अब दिल्ली से छोड़कर बिहार में आ गया, व्यवस्था उतना नहीं है। किसी तरीके से अरेंजमेंट करके स्कूल में या कहीं पर थोड़ी सी टाइम ले करके वीडियो बना देता हूँ। चलिए आइए टॉपिक पर। 1.6 क्वेश्चन देखिए। द सेल्स ऑफ क्रेब्स फाउंड अराउंड अ पर्टिकुलर कोस्टल लोकेशन इन जापान, जापान की बात है, seems mostly to resemble the legendary face of samurai, legendary face of samurai। समुराई के फेस जैसा, उसको समुराई के बारे में बतलाता हूँ, पहले क्वेश्चन बतला देता हूँ। गिवन बिलो आर 2 एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ऑब्जर्व फैक्ट, which of these strikes you as a scientific explanation? Scientific explanation।
ये क्रेप्स है, क्रेप्स है। और जापान के कोस्टल एरिया में इस तरीके का क्रेप्स पाया गया है, जो आपको समुराई के जो लीडर होते हैं, लीजेंड आप जानते हैं इसे, कि जो अग्रदूत होता है, जो लीडर होता है, उसको बोला जाता है फेस ऑफ अ समुराई। समुराई वहाँ के एक हीरो हैं, उनके फेस जैसा जापान के जो कोस्टल रीजन है वहाँ के क्रेप्स का जो सेल है वो मिला, क्रेप्स। अब बिहार और यूपी में भी आप जाएंगे तो नदी के किनारे क्रेप्स वगैरह सब मिलता है, बाढ़ वगैरह के समय आता है तब भी मिलता है। और इसके ये लोग खाते हैं बहुत ज़्यादा, ये हम भी बचपन में थे तो हम भी खाते थे। दिल्ली में आपको करीब करीब ग्रीन चिक्स, B10 में है ग्रीन चिक्स एक है, उसमें हमारे एक मित्र कहे थे कि उसमें क्रेप्स मिलता है, लेकिन दिल्ली के मार्केट में नहीं मिला। बिहार में आप आइएगा तो आपको बहुत मिलेगा, नेपाल में मिलेगा क्रेप्स। तो इसी जो जापान के कोस्टल रीजन में जो क्रेप्स मिला, वो समुराई के जो हीरो है उनके फेस जैसा था। अब एक बात समझिए, अब यहां से कहा कि 2 एक्सप्लेनेशन दिया गया है नीचे। फर्स्ट है अ ट्रेजिक सी एक्सीडेंट सेवरल सेंचुरीज अगो डाउन्ड अ यंग समुराई। बहुत दिन पहले, सेवरल सेंचुरीज अगो, बहुत शताब्दी पहले, एक समुराई का यंग जो है ना, वो समुद्री कोई तूफान आया, ट्रेजिक सी एक्सीडेंट हो गया, कोई तूफान आया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें वो डूब गया, समुद्र में डूब गया वो। एज अ ट्राइब्यूट टू हिज ब्रेवरी। वो जो ट्राइब्यूट एक जाति को बोलते हैं, तो वो अपने जाति के बहादुरी के लिए, ब्रेवरी, बहादुरी के लिए, नेचर थ्रू इट्स इनक्रस्टेबल वेज इमोर्टलाइज्ड हिज फेस, इमोर्टलाइज्ड, अमर होने के लिए, फेस बाय इम्प्रिंटिंग इट ऑन द क्रेप सेल्स इन दैट एरिया। उस एरिया में, उस फील्ड में वो देखा कि हमारे जो समुराई ब्रेवरी है, जो वीर पुरुष है, उसके श्रद्धांजलि में याद दिलाने के लिए, श्रद्धांजलि जो होता है, जो बड़े लोग होता है, जो बहादुर लोग होता है, तो हमारे इधर क्या बोलते हैं उसको, स्टैचू बना दिया। अब भगत सिंह को स्टैचू बना दिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बना दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बना दिए। तो ये हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। तो हमारे देश में बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो महान पुरुष थे, उनके जाने के बाद स्टैचू बना है, स्टैचू है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू तो या मतलब अमेरिका के जो लिबर्टी, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, वो सबसे ऊंची मानी जाती थी। अब तो हमारे भारत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे बड़ा वो मतलब है ये स्टैचू बना दिया है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वो गुजरात में बना दिया, दुनिया के सबसे बड़ा स्टैचू है भाई। तो वो क्या किए कि उस एरिया में अगर उस तरीके का वो फेस टाइप का मिल जाता, कि जो समुराई हीरो हैं उस तरह के फेस का मिल गया, तो कहे कि भाई देखो इस क्रेब को मारना नहीं, इस क्रेब को खाना है। ये हमारे जो
वीर पुरुष है, समुराई के समुराई फेस जैसा मिलता है, उनकी श्रद्धांजलि में उनको इकट्ठा करके रखा जाए, उनको हम याद करें, बल्कि इसको मारे नहीं, इसको खाए नहीं। पहली बात ये है। अच्छा, दूसरी बात है कि आफ्टर द सी ट्रेजेडी, समुद्री दुर्घटना होने के बाद, ट्रेजेडी मतलब दुखित घटना, जैसे कहीं आप देखेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ, वो अचानक हुआ है। अब तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 को रात में हुआ था, 3 या 4 दिसंबर बराबर, ये यूपीएससी एग्जाम में बराबर पूछा है, और बायोलॉजी में बीएचयू, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, और सीबीएसई में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है 90-95 भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। फिर उसी तरीके का एक और ट्रेजेडी है भोपाल गैस में, ट्रेजेडी में मिक गैस MIC मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस रिलीज हुआ था CH3 और NC, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। ये आपका ट्रेजेडी हुआ था 3-4 दिसंबर, यानी उसको हम 3 दिसंबर भी, 3 दिसंबर भी कह सकते हैं, 4 दिसंबर भी कह सकते हैं, मिडनाइट में हुआ था 1984। ये बहुत काफ़ी घटना हुई थी भाई, भगवान न करे कि ऐसी ट्रेजेडी फिर दुनिया में आए। और बेचारे जो वो जिसके रीजन में हुआ, वो सफदरजंग हॉस्पिटल, वो हवाई फील्ड से राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, वहाँ से उसको भगा दिया अमेरिका। उनका नाम क्या है अभी चर्च भूल रहा हूँ, कोई है, वो तुरंत मरे हैं। आपको रखिए 2010 के अंदर में ही वो मरे हैं, एक बार न्यूज़पेपर में आया था उनके बारे में। तो ये सब ट्रेजेडी मतलब होता है तो बहुत सारे पीपल को खत्म कर देता है। तो कह रहा है आफ्टर द सी ट्रेजेडी, बी जो ऑप्शन दिया उस पर देखिए, समुद्री घटना होने के बाद फिशरमैन इन दैट एरिया in a gesture of honor to their dead hero, यानी जो वो मरे हुए जो है उनके हीरो के सम्मान में लेट फ्री एनी क्रैब सेल कॉट बाय देम, उनके द्वारा जो क्रेब्स पकड़े जाते हैं, जो फिशरमैन है वो जाल फेंकते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो बहुत सारे क्रेब्स आते हैं, और वो क्रेब्स का फेस जो है वो समुराई हीरो जैसा मिलता है। तो बोले कि हमारे जो हीरो हैं उनके सम्मान में हम इस क्रेब को छोड़ देते हैं, इस क्रेब को हम छोड़ देते हैं, इसको पकड़ करके बाजार में नहीं बेचेंगे। ये कह रहे हैं लेट फ्री एनी क्रैब सेल कॉट बाय देम विच एक्सीडेंटली हैड अ शेप रिजेंबल द फेस ऑफ समुराई, करे कि समुराई के फेस जैसा रिजेंबल मिल रहा है, अचानक भी मिल जाता है, सबका नहीं, सब क्रेब का नहीं, लेकिन जो क्रेब समुराई के फेस जैसा मिलता है उनको कहा कि छोड़ दो भाई, इसको पकड़ करके हम नहीं ले जाएंगे, बाजार में नहीं बेचेंगे। अच्छा, consequently the particular shape of the crab shell survived longer and therefore in course of time the shape was genetically propagated। अब वो कह रहा है consequently, इस क्रम में है ना, consequently the particular shape of the crab shell observable, स्वाभाविक तौर में क्या है,
अब क्रेब की शेप बहुतों तरह का है, लेकिन फेस ऑफ समुराई, समुराई के फेस जैसा जो क्रेब फिशरमैन को मिला वो समुद्र में छोड़ते गया छोड़ते गया छोड़ते गया छोड़ते गया, और दूसरे प्रकार के जो क्रेब्स है उसको पकड़ करके लाया और बाजार में बेच दिया या वो खा गए। तो एक पर्टिकुलर शेप का क्रेब बहुत समय तक वो क्या किया कि वो तो बच गया, तो वो जेनेटिकली वो डोमिनेंट हो जाएगा। बातें समझिए। अब डार्विन का थ्योरी पर है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वो जो क्रेब है जिसका फेस समुराई से मिलता है, तो वो अपने हीरो की याद में उसको कहता है कि नहीं भाई इसको नहीं मारेंगे, इसको छोड़ दो। तो डार्विन के हिसाब से सरवाइव हो रहा है, तो बाकी तो डेथ कर गया। तो ज्यादा पॉपुलेशन में कौन बढ़ गया? वो क्रेब जिनका फेस समुराई से मिलता जुलता है, फिशरमैन। और वो फिशरमैन ही मतलब आप समझिए वो अपने हीरो समुराई के सम्मान में इसको छोड़ना चाहता है। अच्छा, अब वो कह रहा है क्या, इन कोर्स ऑफ टाइम द शेप वाज जेनेटिकली प्रोपैगेटेड। अब आप इनका थ्योरी पढ़े होंगे। अरे जेनेटिक्स के फादर कौन कहे जाते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। वो तो मैथमेटिशियन थे ना, ग्रेगर जॉन मेंडल वाज मैथमेटिशियन। तो वो पी प्लांट पर, जो पीसम से टाइप में पी प्लांट पर है, तो कई बार एक्सपेरिमेंट किए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। अब 2 क्रॉस के बारे में तो 10th क्लास में ही पढ़ना है, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो आप इस बात को देखिए, जैसे फिनोटिपिक रेशियो होता है, फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो अगर मोनोहाइब्रिड की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका 3:1 ये बनेगा। और मोनोहाइब्रिड की बात कर रहा हूं, और जीनोटिपिक रेशियो ये क्या हो जाएगा आपका 1:2:1। ये देख, ये मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात बता रहा हूं। दिस इज मोनोहाइब्रिड रेशियो। तो इस हिसाब से सिलेक्शन भी होगा। अच्छा, अब डाईहाइब्रिड की बात कीजिए। डाईहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा 9:3:3:1, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा 1:1:1:1:2:2:2:2:4। देखिए 16 आएगा आपका। अब इसके बाद आप चलिए नेचुरल सिलेक्शन पर। तो हम ये चर्चा डाईहाइब्रिड की चर्चा और मोनोहाइब्रिड की चर्चा क्यों की है, या पीसम से टाइपम पर जो बात हुई है वो क्यों? आप देखिएगा कि वो सिलेक्ट किए 3 बार एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, उस पर डिटेल से चर्चा करूं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये सब चीज को समझने के लिए, इस टॉपिक की, इस चैप्टर की बातों को समझने के लिए बड़ी सी कहानी कहनी पड़ती है। अच्छा, तो ये कहा कि जेनेटिकली प्रोपैगेटेड। अब वेरिएशन में क्या आप देखिएगा, जो अब वेरिएशन, तो वेरिएशन में पहले तो फिनोटाइपिक वेरिएशन होता है। इंडिया का आदमी अगर अमेरिका में चला गया तो पहले वो क्या हो जाएगा, गोरा होना शुरू हो जाएगा। 3, 4, 5 जनरेशन के बाद उसके जीन में बदलाव आएगा।
तब जा करके जीनोटाइप बन गया, जीनोटिपिकली वेरिएशन आ गया। तो वेरिएशन भी आपको समझना है। वेरिएशन अगर लंबा हो गया तो परमानेंट वेरिएशन फिर जीन में प्रवेश कर जाता है, जीनोटाइपिक बन जाता है। 5-6 जनरेशन के बाद इंडिया का आदमी अगर वहाँ पर है और वो वहीं पर रह गया है तो 5-6-7 जनरेशन के बाद फिर वहाँ अमेरिका जैसा उसका चिल्ड्रन जो है, ऑफस्प्रिंग जो है ना, बच्चा है, वो होने लगेगा। तो इनका कहना यह है कि अगर समुराई के फेस जैसा उस क्रेब का जो फेस मिलता है और अगर फिशरमैन उस क्रेब को छोड़ते चला जाए तो स्वाभाविक तौर पर उस एरिया में, ऑन दैट एरिया का, उस एरिया में क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, उस समुराई फेस वाले क्रेब का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये कहा दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हम इसीलिए इस लाइन को रोक करके रखे थे कि कहा कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो पहले आप सिलेक्शन वर्ड को समझिए। सिलेक्शन क्या है? यहाँ बात है, हम डार्विन की बात को इसलिए उठा कर लाना चाहते हैं, हालांकि डार्विन की पूरी बात जो है 10th क्लास में कम दी गई है। हम तो बच्चों को पढ़ाते हैं 10th क्लास का, अगर बायो अगर हम पढ़ाते हैं तो 11 और 12 क्लास को हम टच करके ही पढ़ाते हैं। 11-12 क्लास पूरा पकड़ते हैं। 10th क्लास के बच्चे को या 9th क्लास के बच्चे को साइंस पढ़ाता हूँ। हमारे दिल्ली के बहुत सारे बच्चा हैं, आप उनसे अब वीडियो पर हम क्या अपनी प्रशंसा करें यार, ये ऑनलाइन ये वीडियो बना रहे हैं क्या। अब कई पेरेंट्स पूछेंगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा उस गार्जियन को। और नंबर क्या दे दूँ, किशनगढ़ गांव है, उसमें हमारे बच्चा है, अब 7th क्लास का बच्चा, उसको 9th क्लास का पढ़ाए मैथ्स। और 9th क्लास का अगर वो बच्चा है तो साइंस तो कम से कम 11th क्लास को टच करके पढ़ाता हूँ 50%। और मैं कई बच्चों गुड़गांव में तो भाई चलो ये यार ये 9th में है तो 11th पूरा ही पढ़ ले, जो टैली करता है, जो मिलता जुलता है। हम टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात किया है। डार्विन्स पर थोड़ा विचार किया। डार्विन्स थ्योरी, डार्विन्स का आर्टिफिशियल सिलेक्शन थ्योरी नहीं था, नेचुरल सिलेक्शन किया। क्या? नेचुरल सिलेक्शन। बात इसमें डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन था, यानी नेचर सेलेक्ट करती है। अब नेचुरल सिलेक्शन है क्या, इस बात को पकड़िए बात। अब डायनासोर एक्सटिंक्ट कर गया, नेचर ने उसको सिलेक्ट नहीं किया, वो अपने आप खत्म हो गया। आज कोरोना वायरस है, कई वैज्ञानिकों का, कई जो फिलोसफर लोग हैं उन लोगों की ये स्टेटमेंट आ रही है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि ये मानव जाति खत्म हो जाए। हो सकता है कि नेचर अब मानव जाति को पसंद न कर रहा। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है कि नेचर जिसको सेलेक्ट करेगी वही नेचर में एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी बात डार्विन ने कहा एग्जिस्टेंस, ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अस्तित्व में आने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक। एंड थर्ड है सर्वाइवल फिटेस्ट थ्योरी, सर्वाइवल फिटेस्ट थ्योरी।
इतनी चर्चा मैं इसलिए इस टॉपिक पर कर रहा हूं क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात किया है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो डेफिनेटली नेचुरल सिलेक्शन के बारे में आपको जानना पड़ेगा। आपके गांव में आग लगती है, आपके विलेज में आग लग गई तो बहुत सारे लोग जल जाते हैं, बहुत सारे मर जाते हैं, लेकिन कौन बचता है? एक बार महाभारत का, मैं वो छोटे बच्चे थे तो महाभारत का वो लाक्षागृह कांड देखा जा रहा था, हम देखे थे लाक्षागृह कांड। तो विदुर सबसे उसमें ज्ञानी लोग माने जाते हैं। अब विदुर को पता चल चुका था कि वारणावर्त में जो दुर्योधन घर बना रहा है वो ईंट और पत्थरों का नहीं है, वो घर लाह का बनाया जा रहा है, इसलिए उसका नाम लाक्षागृह रखा गया। लाह जो बहुत काफ़ी जलता है, लाह को अगर आग लगा दीजिएगा तो जलेगा, तो उसमें भूसा मिला करके घर बनाया गया था। लाह से आजकल चूड़ी बनती है, लाठी बनती है। आप देखिएगा लाह बहुत काफ़ी एक्सप्लोसिव होता है, आग लग जाती है। अब ये दो आदमी को जानकारी मिली, एक तो पितामह भीष्म और दूसरे में ये जो महामंत्री थे विदुर जी, इनको जानकारी मिली। तो इन्होंने सारी व्यवस्था कर दी, सुरंग खुदवा दिए वहाँ से कि कोई गांव में निकलेगा और उसमें तो आग लगना तय था। दुर्योधन की और शकुनी की ये चाल थी। तो विदुर ने युधिष्ठिर को प्रॉपर बुला करके कहा कि जंगल में अगर आग लगता है तो कौन जीव बचेगा? युधिष्ठिर कम बड़े ज्ञानी नहीं थे, भले ही वो जुआ में अपनी सारी चीज को हार जाए, अपनी वाइफ को भी हार जाए, अलग की बात है, वो तो मान सम्मान की बात है, क्षत्रिय धर्म को निभा रहे थे, लेकिन बहुत बड़े ज्ञानी आदमी थे। तो उन्होंने विदुर जी से कहे कि चूहा जो होगा, रैट होगा, वो बच जाएगा, क्योंकि वो बिल खोदकर बहुत लंबी दूरी तक वो निकल सकता है। चलो एक बात है, सटीक है, चूहा की बचने की संभावना है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर पूरा जंगल आग लग गया हो और उस बिल में अगर ऑक्सीजन प्रवेश न करे तो चूहा अगर बिल में होगा तो भी वो मर जाएगा, घुटन से मर जाएगा, अगर दूसरी तरफ निकलने का रास्ता ना हो तो। लेकिन इशारे में सारी बात को कह दिए। थोड़ा मानवी की आवाज, ज्ञानवी की आवाज को थोड़ा सा कम करके रखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेक्चर दे रहा हूं, याद किए हुए नहीं रहते, दिमाग से बातें हट जाएगी फिर। हाँ, तो नेचुरल सिलेक्शन का मीनिंग है कि नेचर किसको सिलेक्ट करती है, ठीक, नेचर जिसको सिलेक्ट करती है वो आगे बढ़ जाता है। बात समझ रहे? नेचुरल सिलेक्शन पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी टॉपिक है, बहुत बड़ी चीज है। ये नहीं कि आप शक्तिशाली हैं, बहुत सारे बलशाली हैं तभी आपको नेचर सेलेक्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कंडीशन परिस्थिति होता है, उसके हिसाब से नेचुरल सिलेक्शन होता है। नेचर सेलेक्ट कर, डार्विन की ये सबसे बड़ी थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन। और दूसरा था स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, अस्तित्व में रहने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। बातें समझिए, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब जंगल में भी जाएंगे, टाइगर है
वो आपका ह्यूमन बींग को क्या देखते ही मनुष्य जाति को देखते अटैक करता है। तो मनुष्य जाति को अपने अस्तित्व में रहने के लिए कुछ तो कुछ उपाय करना पड़ेगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। अब चीन की तरह दीवार तो बनाना ही पड़ेगा, बार बार अगर अटैक हो तो चीन के शासक ने अपना दीवार ही बना दिया। ये बात है। दूसरा है सर्वाइवल फिटेस्ट थ्योरी, ये सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट, सर्वाइवल फिटेस्ट थ्योरी। सब तरीके से आप अगर ठीक है तो आपको नेचर सेलेक्ट करेगा। अब कोरोना वायरस का ये आजकल का माहौल चल रहा है। अब जो जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है, जो सभी तरीके से फिट हैं, सर्वाइवल फिटेस्ट में वो जिंदा बचेगा। ये तीन थ्योरी को समझने के लिए डार्विन्स की थ्योरी को थोड़ा सा आप पढ़िएगा। ऐसे तो इन सारे टॉपिक पर मैं एग्जाम्पल दे देकर समझाऊंगा तो बहुत बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। नहीं बताए, इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन 4-5 घंटों के वीडियो पर खत्म होगा। इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है 1.7 इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन से रिलेटेड है, मत पूछिए। इस पर मैं वीडियो कम से कम 2 घंटे का बनाऊंगा। पूरा हिस्ट्री है भाई इस बात की। अब आप चलिए, इसमें लिखा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन का ये एग्जाम्पल क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन का मतलब समझिए कि सिलेक्शन आपके द्वारा हो रहा है, नॉट बाय नेचर। आप कर रहे हैं सिलेक्शन। कोई देश का प्रधानमंत्री बन रहा है तो पीएम इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ दैट कंट्री, पीएम इलेक्टेड बाय पीपल ऑफ दैट कंट्री। इसका मतलब ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, नेचर इसको सिलेक्ट नहीं कर रही। नेचर अगर सिलेक्ट करता तो प्रधानमंत्री अपने आप बन जाते, हो पीपल को जरूरत नहीं, लोगों की जरूरत नहीं। तो जो सिलेक्शन ह्यूमन बीइंग के ट्राई से हो रहा है वो आर्टिफिशियल है, उसमें नेचुरल फोर्स की जरूरत नहीं। अब समुद्र, अब बहुत सारे देखिए कि टॉर्नेडो आता है बंगाल में, अभी देखिए कि बहुत सारे वो मतलब है कि कौन कौन तूफान आता है, लेकिन उस तूफान में भी कुछ लोग बच जाते हैं। टाइटैनिक जहाज डूबा और फिर भी एक बच्ची जो है ना बची रह गई, अंदाज लगाओ। तो उसको कहते जाको राखे साइया मार सके ना कोई। जिसको ऊपर वाले रखना चाहता है उसको कोई नहीं मार सकता है। तो इसको बोलेंगे नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल गॉड, जिसको आप भगवान बोलते हैं। डार्विन ने गॉड को नहीं माना है भाई, वो तो फिलोसफर, नेचुरल फिलोसफर थे, वो उसको नेचुरल फोर्स कहा। और हम और आप जो सोशल लोग हैं उसको आप फोर्स ऑफ गॉड वो बोलेंगे कि जिसको कोई नहीं जिसको राखे साई या मार सके ना कोई। बातें समझिए। तो वो नेचुरल सिलेक्शन में आ गया, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब इस आर्टिफिशियल सिलेक्शन को समझिए जो आपके क्वेश्चन में लिखा है। बात समझ, आर्टिफिशियल आपके द्वारा सिलेक्ट हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है? ऑप्शन बी में कह रहा है, रीड करके देखिए। आफ्टर द सी ट्रेजेडी फिशरमैन इन दैट एरिया इन अ जेस्टर ऑफ ऑनर टू देयर डेथ हीरो, अपने हीरो के मरने के सम्मान में क्या कह रहा है? लेट फ्री एनी क्रैब शेल्स कॉट बाय देम विच एक्सीडेंटली हैड अ शेप रिजेंबल टू द शेप ऑफ समुराई। उन्हीं उस क्रेब का शेप जो है अचानक समुराई के जैसा मिल रहा है, समुराई जैसा मिल रहा है उस क्रेब का शेप। बातें समझिए। तो कह रहा है कॉन्सिक्वेंटली द पर्टिकुलर शेप ऑफ क्रेब, शेप जो खोपड़ी है, कवरिंग है, सेल, SHELL सेल, सर्वाइव लॉन्गर, बहुत लंबे समय तक वो रहेगा, क्योंकि वो फिशरमैन अपने हीरो के सम्मान में उस तरीके के क्रेब को जो पकड़ता है जाल में उसको छोड़ दे रहा है। तो जब वो छोड़ दे रहा है तो लंबे समय तक वो क्रेब
डोमिनेंट हो जाएगा, और बाकी जो समुराई के फेस से नहीं मिलता उसको पकड़ करके मार्केट में बेच दे रहा है, खा जा रहा है। तो वो कह रहा है कि लंबे समय तक, एंड देयरफॉर इन कोर्स ऑफ टाइम द शेप वाज जेनेटिकली प्रोपैगेटेड कह रहा है कि इस शेप का जो क्रेब होगा वो जेनेटिकली, यानी उसके 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी ये अब ऐसा आएगा कि उसी क्रेब का जो समुराई के फेस से मिलता जुलता है वो जापान के कोस्टल एरिया में उसका साम्राज्य आ जाएगा। तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, क्योंकि फिशरमैन क्या कर रहा है, फिशरमैन उस क्रेब को, जिस क्रेब का फेस अचानक समुराई जो उसके हीरो है उसके फेस से मिलता है तो उसको छोड़ दे रहा है, पकड़ करके समुद्र में छोड़ दिया। तो 10 पीढ़ी 15 पीढ़ी के बाद उस क्रेब का ही उसी फेस का क्रेब हो जाएगा। और ये मनुष्य कर रहा है, वो फिशरमैन कर रहा है, नॉट नेचर। इसका मतलब सिलेक्शन ये आर्टिफिशियल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये गुड, यही ऑप्शन है, ऑप्शन यही है। फर्स्ट ऑप्शन हमने देखा है भाई, एक बात ध्यान रखिएगा, ये कौन है पता नहीं, ये वेदांतुम का सॉल्यूशन दिए हुआ है गूगल पर, उसमें ऑप्शन 1 है, ध्यान दीजिएगा, वो गलत ऑप्शन दिए हुआ है, ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन 1.6 का क्वेश्चन का बी होगा, वेदांतु वाले गलत। और वेदांतु वाले कोई एग्जाम्पल वगैरह नहीं दिया है और बहुत बड़ा लेक्चर देकर नहीं बताया हुआ है, बहुत डल है, बातें समझ में। अरे यार क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं बोलता हूँ ना, कभी कभी मेरा माइंड होता है यार, शांति से बैठो, शांति से 2 मिनट। तो एक मिनट, मेरा एक स्टूडेंट आ गया, मैं सोचा कि हमारी बच्ची थोड़ा सा ये बात समझ में, थोड़ा सा, बहुत सारे डिस्टर्ब होता है यार। एक नया स्टूडियो नहीं है, नया रूम नहीं है, कभी बच्चा इधर हल्ला करेगा, कभी ऊपर आकाश में छत पर ढक 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 मार रहा है, तो कभी इधर से ठेक मारेगा तो कभी उधर से ठक मारेगा। अब दिल्ली में थे तो एक अलग टाइप का रूम था, बढ़िया था, व्यवस्था था। अब यहाँ उस तरह का व्यवस्था नहीं है। अब देखिए सड़क पर एक सीटी बजा दिया हाँ, अब आइए, तो वेदांतु में जो क्वेश्चन का आंसर दिए हुआ है, मैंने भी देखा है भाई, या गूगल पर भी सर्च मार कर देखा है, ये कोई सॉल्यूशन का इसका मतलब ही नहीं दिए हुआ है भाई। अच्छा आइए, अब ये नोट में क्या लिखा है इस बात को समझने की कोशिश करना। नोट में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। नोट में द इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन टेकन फ्रॉम कार्ल सागन्स, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहीं पर गहराई बात है सोचने की। कार्ल सागन्स, और इनकी एक किताब है द कॉस्मस, किताब का नाम है द कॉस्मस। एक फेमस बुक है। और कार्ल सागन्स जी का फुल नेम है कार्ल एडवर्ड सागर। इसका फुल नेम समझिए, फुल नेम कार्ल एडवर्ड सागर। ये क्या क्या थे इसकी बात को समझिए। इनकी किताब से, ये किताब लिखे थे, उस किताब का नाम है, बुक का नाम है द कॉस्मस बुक का नाम है, समझिए। और ये कॉस्मस किताब से ये बात लिखी है। आप सोचेंगे कि नहीं कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर का कंटेंट होगा, सो नहीं है, चैप्टर का कंटेंट नहीं है। ये एक बुक है द कॉस्मस, इसको हिंदी में बोलेंगे अलौकिक, नहीं बोलता है कॉस्मिक पावर, अलौकिक शक्ति। तो इसी पर इन्होंने इसी किताब से ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिया गया है, ठीक है। और एक किताब
कई पार्ट में लिखी गई है, कई इसका एपिसोड है, वीडियो भी देखिएगा, बहुत सारे इसका एपिसोड है, बहुत सारे वीडियो है, ठीक है। तो इस एडवर्ड साहब का, कार्ल सागन्स के बारे में हम कुछ हम भी गूगल से ही, भाई मैं कोई इतना बड़ा ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मैं भी थोड़ी जानकारी इकट्ठा करता हूँ कहीं कहीं से, गूगल से ही मैंने इसका बायोग्राफी लिया है। और इनकी कुछ किताबें हमारे पास थी तो दिल्ली में ही छूट गया, सारे किताब वगैरह सब छूट गया, और यहाँ बिहार में आए हैं तो यहाँ किताब ही नहीं है, गांव देहात में रहते हैं तो सवाल ही नहीं है, प्राइमरी स्कूल में जाओ तो बोर्ड वोट मिल जाता है, तो वहाँ पर कुछ बच्चों को पढ़ा लिखा लो। तो यहाँ है ये कार्ल एडवर्ड सागन जी का, ये क्या कहते हैं इनका, पहले बॉर्न समझिए, बॉर्न जन्म कब लिए, तो ये 9 नवंबर 1934 में इनका जन्म हुआ है, और न्यूयॉर्क के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा बच्चा भी इसको जानता है। न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये बहुत अच्छा है जगह है न्यूयॉर्क। और ये मरे थे, डेथ इनका हुआ था 20 दिसंबर 1996। ध्यान रखिएगा, जो ज्ञानी लोग होते हैं वो बहुत कम दिन तक जिंदा रहते हैं, उसका सोचने में सबसे जो बेवकूफ़ लोग हैं, भैंस टाइप का, पारा टाइप का जो होता है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है, उसका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत रहता है। अब देखिए स्वामी विवेकानंद इतने बड़े ज्ञानी आदमी 36 ईयर में मर गए, और उनके पास 16-17 बीमारी था, डायबिटीज से वो मरे। तो वो सब सोचने में ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहता है, उसका एग्जाम्पल मैं भी हूँ। अच्छा, और इनका एजुकेशन है, और ये किन एजुकेशन ये शिकागो यूनिवर्सिटी में लिए, और इनका सब्जेक्ट क्या रहा है इसको बात को समझिए। इसीलिए ये कॉस्मस पर बहुत सारे, ये एस्ट्रोनॉमर थे यार, एस्ट्रोनॉमर अंतरिक्ष के बारे में, नेपच्यून प्लेनेट के बारे में कहा जाता है कि यही खोजे थे, नेपच्यून प्लेनेट जाने की जो सबसे दूर पर है, बीच में फिर इसको हटा दिया था, फिर इसको ले लिया 2012 में, शायद 2012 में नासा के ही वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं कि वो नेपच्यून को प्लेनेट से हटाओ, तो बाद में 8 प्लेनेट किया, अब फिर वही लोग कहा कि नहीं कि आप उसको ले लो, तब 9 प्लेनेट हो गया हमारे सोलर सिस्टम में। तो इनके बारे में देखिए, ये क्या थे, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, भाई ये इनके बारे में देखो, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर। ये जो घर का एक गेट है ना, उसका स्टॉपर ढीला हो गया, आज मैं दोपहर में सो रहा था, ढक ढक मार रहा है, इतनी जोर से हवा चलती है, ढक से मारा, नींद खुल है ना, और उधर से बच्चा भी आएगा तो टक से मारेगा, यानी साले इतना डिस्टर्ब होते हैं बोलने में कि मत पूछो। हमारा फ्लुएंसी अगर बोलने में कम हो गया तो दिमाग से बात निकलता नहीं है, अब हम जो सोच करके आते हैं उससे एडवांस बोलने लगते हैं, अंदर से बात आगे आगे आ गई तो आप जो निकल रहा है अंदर से निकल रहा है, अब बहुत फालतू बात भी निकल जाता है अंदर से, जो एग्जैक्ट बात है। ये बात नहीं कि मैं ये इस एक्सरसाइज की, इस क्वेश्चन का ये वीडियो बना रहा हूँ, अगली बार अगर यही वीडियो बनाऊँ या इसी बात को पढ़ाऊँ बच्चों को तो दूसरे तरीके से पढ़ा दूँ, मेरा रटा हुआ नहीं रहता है। जो वो कौन कौन यूट्यूबर्स सब जो डाले हुआ है, कोई टीचर बढ़िया नहीं है ऑल ओवर इंडिया में, हमें पता है। वो सब सिर्फ जो है ना ट्यूशन पढ़ाता है बच्चों को नंबर के ख्याल से, तुम देख लेना उसको। हाँ, तो अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर
एस्ट्रोनॉमर क्या होता है? कौन होते हैं? जो अंतरिक्ष का स्टडी करता है, स्पेस को स्टडी करता है। अच्छा, और प्लेनेटरी साइंटिस्ट, प्लेनेटरी साइंटिस्ट, प्लेनेटरी साइंटिस्ट जो प्लेनेट को स्टडी करता है। अब प्लेनेटरी साइंटिस्ट है तभी तो ये नेपच्यून को और ये स्पेस के बारे में, यही एक ऐसे थे। आप देखिए रीजन 1934 से 1996, ये ज्यादा दिन तक पुरानी बात नहीं है भाई, 96 में मरे हैं। तो अब आप देखिए ना, इनको तो जन्म लिए हुए अभी तो हम लोग 2021 में हैं, अभी सेंचुरी भी नहीं लगी है यार। और इन्होंने इतना खोज करके बता दिया, वो बताए कि अर्थ के अलावे भी और कोई ऐसे प्लेनेट है जहां पर क्या है, लाइफ को होने की संभावना है, जीवन को होने की संभावना। अब आप देखिए ना, ये पूरा यूनिवर्स के बारे में आप कितनी थ्योरी आई है। आपका पूरा जो ये गैलेक्सी है, अब तो वेब थ्योरी आ गई। आप ये बात मत समझिए कि भाई ये सन रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ जो है ना 9 प्लेनेट रिवॉल्व करता है। बात वैसी नहीं, बात ये ऐसी है कि गैलेक्सी है, और गैलेक्सी पूरा पानी का जो टर्बुलेंट वाटर आप देखेंगे, पानी ऊपर गया और नीचे आया, ऊपर गया और नीचे आया। तो भाई आप तो बेड पर सोए हैं, आपको लगता है कि मैं आराम से सो रहा हूँ, आप तो मोशन में है भाई। अरे पूरा धरती क्या, ये पूरा सोलर सिस्टम ही ऊपर उठ रहा है और नीचे आ रहा है। जैसे पानी की लहरें ऊपर जाती है नीचे आई, ऊपर गए नीचे आए। तो आज जो है ना ऑसिलेटरी थ्योरी है, पूरा यूनिवर्स ही ऊपर जा रहा है और ये स्पीड ऑफ लाइट से तेजी से भाग रहा है। अब कहां तक जा रहा है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। जब से बिग बैंग थ्योरी हुई है, जब से बिग बैंग हुआ तब से यह यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है। और भाग रहा है कैसे? तो एक ही बार ऊपर उठा और नीचे आया, यानी पूरी सोलर सिस्टम की तो बात छोड़ दे यार, तेरा एक गैलेक्सी ही ऊपर उठ रहा है और नीचे आ रहा है, अब तू कह रहा है कि मैं बेड पर सोया हूं। अरे अभी ये कौन डीएम था यहाँ का, बिहार में ही है, आप पिछले 2017-18 में वो सुसाइड कर लिया। इस बात को सोचकर कि मैं डीएम हूँ और गांव में और समाज में लोग कहते हैं कि आप बहुत बड़े आदमी, वो कह रहा है कि पूरी यूनिवर्स का मैं एक छोटा कण भी नहीं हूँ। यूनिवर्स इतना बड़ा, यूनिवर्स पर स्टडी करते 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 गए। इसी कार्ल सागन जैसे बहुत सारे वैज्ञानिकों की किताब पढ़ते पढ़ते, आइंस्टीन की किताब पढ़ते पढ़ते वो सुसाइड कर लिया यार। न्यूज़पेपर में आया था और सारी जगह ये चर्चा चली थी। आप यूट्यूब पर भी आप देखिएगा ये हालात ऐसे लोगों। तो ये सब समझने के लिए, ये सब होने के लिए क्रेज होना, हमें भी कभी कभी दिमाग में बातें होने लगती यार, इतने बड़े इतने ज्ञानी लोग हैं, इतना हम पढ़े, इतना सोचे, तो इसी में ब्लड प्रेशर और शुगर और बढ़ जाता है। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानी लोग सब तो समझिए कि क्या वो कम दिन जिंदा रहता है। अच्छा, तो ये थे प्लैनेटरी साइंटिस्ट। अच्छा, इसके बाद आप देखिए एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, समझिए, स्पेस फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिसिस्ट। ये न्यूटन एस्ट्रोफिजिसिस्ट नहीं थे, बातें समझना भाई। एस्ट्रोफिजिसिस्ट हाँ, लेकिन ग्रेविटेशन लॉ से मिलता जुलता है तो हम थोड़े समय के लिए कह सकते हैं। लेकिन ये क्लासिकल फिजिक्स के जाने माने हीरो थे और आइंस्टीन वो क्लासिकल फिजिक्स के जाने माने हीरो थे। तो है, आप अगर वो क्वांटम फिजिक्स की बात आप करते हैं तो क्वांटम फिजिक्स में आइंस्टीन है, तो उसमें भी आते एस्ट्रोफिजिसिस्ट ये थे, बात समझिए। और ऑथर, अब ये बहुत सारे बुक लिखे हैं, गूगल पर टाइप कीजिएगा कि बुक रिटन बाय कार्ल सागन, शॉर्ट फॉर्म में इसको कार्ल सागन बोलते हैं, सागन बुक्स भी लिखिएगा तो अभी आ जाएगा। उसमें द कॉस्मस बुक से ही ये स्टेटमेंट लिया गया है।
अच्छा, तो ये ऑथर भी थे। एंड साइंस कम्युनिकेटर, साइंस कम्युनिकेटर। अब आप देखिए ना, आज तो पूरा वर्ल्ड कम्युनिकेटर बन गया है, कहीं का कोई भी रहे। अब ये सब तो बात थोड़ी सी हमें भी विचार करने की बात है कि अमेरिका में आदमी है, यहाँ पर हम बैठे बैठे उनसे बात कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं। लेकिन ऐसी बात हमारे पूर्वजों ने जो किताबें लिखी है उसमें भी है। आज जो हम प्लेनेट उड़ाते हैं, वो विमान उड़ाते हैं, वो विमान की माने विमान शास्त्र की भारद्वाज जी लिखे हैं। तो 500 से अधिक विमान की चर्चा है, उसमें बनावट की चर्चा है। विमान जो आप पुष्पक विमान बोलते हैं, ये एक फेमस टाइप का विमान है जिस रावण जो है ना छीन उन करके ले गया, तो ये पुष्पक विमान। पुष्पक विमान एक विमान है का नाम है। ऐसे ऐसे 500 से ज़्यादा विमान बनाने की जो है ना उसमें भारद्वाज जी लिखे, उस पर रिसर्च कर रहे हैं। स्पीड ऑफ लाइट के बारे में आपको बता दूं, कोई गलत ऐसा किया है, एस.सी. वर्मा की किताब में भी है लिखा हुआ, और गीता में भी वो बात लिखी गई है सोल के बारे में। वो श्लोक मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन बात पर चर्चा चली तो बता दूं। स्पीड ऑफ लाइट फोको ने निकाले हैं, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट की चर्चा उससे पहले भी है। अब एस.सी. वर्मा जी के किताब में कोई लिखे हैं तो वो हम नहीं बात कर सकते हैं। वर्मा जी की किताब है, वो वर्मा जी कहाँ से लिखे हैं मुझे भी डाउट हो रहा है, ठीक है। लेकिन वो इतने बड़े ज्ञानी आदमी हैं कि उन पर हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, उनके मतलब उन पर हम कमेंट उतना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्ञानी, हमारे जाने माने भारत के सबसे बड़े जानकार है। लेकिन कहीं ना कहीं उनसे मिस्टेक हो सकता है। मैंने कहा मेरे समझ में भी वो टॉपिक पर हम देखें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन हम थोड़ा सा कहे कि नहीं कि इस पर हम बोलेंगे नहीं कभी, लेकिन बोल ही देना पड़ता है कभी कभी। अब देखिए, तो ये लिखा है, और नोट में जो बात लिखा है वो बड़ी बड़ी फैक्ट है। द फैक्ट दैट ऑफन स्ट्रेन एंड इन एक्सप्लिकेबल फैक्ट विच ऑन द फर्स्ट साइट appear supernatural actually turn out to have a simple scientific explanation. Try to think out other example of this kind. नोट के नीचे जो बात दी गई है, अगर कोई फिजिक्स पढ़ाता है हमारे देश में, तो मैं वीडियो के माध्यम से उन्हें चैलेंज करना चाहता हूं कि नोट के नीचे जो बात दिया है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल अपनी तरीके से पेश कीजिए, इस तरीके का क्या कुछ एग्जाम्पल पेश करने की क्षमता रखता है? अब बड़े बड़े कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो जो जिसमें टीचर रात में पढ़ते हैं दिन में जाते हैं पढ़ाने, उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ। क्या है, मैंने गूगल पर हम भी सर्च किए कि क्या इसका एग्जाम्पल कुछ है, कई किताबों पर देखे कि इसके एग्जाम्पल हैं, नहीं दिया हुआ है। अपनी सेंस से देना है एग्जाम्पल। और कहानी क्या है, बात अब समझिए। एग्जाम्पल कहाँ से लाएंगे? आपको आर्टिफिशियल सिलेक्शन की बात करनी है, ये हमारे सराउंडिंग नहीं है। अब हम जो एग्जाम्पल देते हैं उस बात को समझिए, किताब में नहीं दी गई है। गूगल में मैं भी 5 रोज से सर्च कर रहा हूं। और गूगल गुरु क्या, गूगल गुरु कौन बनाता है? आदमी बना रहा है ना, तो आदमी में मैं भी हूं ना, तो हमारी भी तो काउंटिंग होनी चाहिए। गूगल गुरु जो दे दिया उसी को हम कैसे सही मान ले? तो बात ये समझिए, वो कह रहा है कि कृपया जो 1.6 में एग्जाम्पल देकर के बातें बताई गई है, कुछ एग्जाम्पल अपनी तरीके से आप दीजिए। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन ही यहां हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। फिशरमैन जो है वह क्रेब को, जो समुराई जो उनके हीरो है उनसे मिलता जुलता है, तो कह रहे भाई इस क्रेब को छोड़ दे यार, इस क्रेब को मैं नहीं मारूंगा, इसको रहने दे। ओब्वियसली धीरे 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 वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और दूसरा क्रेब है वो खत्म हो जाएगा। तो ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और
आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन की बात आपको बायोलॉजी के बुक में जेनेटिक्स में दी गई, अंदाज लगा, वो जेनेटिक्स की बात और ये फिजिक्स की बात। अब आप देखिए साधारण सी बात, आप अपने गांव की बात ले लीजिए, गांव की बात आप ले लीजिए। हम एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं, आपके दिमाग में बात बैठ जाएगा। आप अपने गांव की बात ले लीजिए। आपके गांव में जितने भी बदमाश लोग हैं, जो चोर हैं, धीरे उसको पकड़ करके क्या कीजिए, जेल में डालते चले जाइए। जो बदमाशी करे उसको जेल में डालते चले जाइए। 5 साल के अंदर अंदर में आपके गांव में कोई ऐसा बदमाश बच्चा नहीं बचेगा जो कि हिम्मत करेगा कि हम बदमाशी करें। और अब उस गांव में सभी अच्छे लोग हो जाएंगे। दिस इज क्या? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। मनुष्य ने इसका सिलेक्शन किया है। आप अपने खेत का एक एग्जांपल ले लीजिए। अनवांटेड बीड, जो आपके खेत, धान की खेत है, धान के खेत में अनवांटेड बीड आ गया, अनवांटेड जो वो खरपतवार होता है। ये थोड़ा सा फ्लश का साउंड आपको आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो धान के जो पैडी प्लांट है उसमें गांव देहात में उसको बोलता है कमौनी करना, कमौटी करना। आप आजकल तो नहीं कर रहा है, आजकल कोई बीडीसाइड्स बहुत चल गया तो डाल देता है, खेत में मर जाता है। लेकिन 70-80 के दशक में हम खुद कमौनी करने के लिए जाते थे। उस समय हम लोगों को 5 सेर मन मिलता था, तो खेतों में जाते थे, कमौनी करके आते थे। बहुत काफ़ी धूप रहती थी भाई, और चिलचिलाती धूप में। अभी सितंबर का महीना चल रहा है, जुलाई के खत्म हो गया, अगस्त सितंबर में धान की कमौटी होती है। तो उसमें अनवांटेड जो खर पतवार, जिसको इन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश उसको अनवांटेड वीड्स बोलते हैं, उसको निकालते। और उसको हम निकाल दिए तो बच गया क्या? धान का प्लांट हो गया। अब धान का प्लांट ग्रो कर जाएगा, डोमिनेंट हो गया वो, क्योंकि अब खाद पानी जो भी मिलेगा तो वो धान के पौधे को मिलेगा, अनवांटेड बीट को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने उसको उखाड़ करके फेंक दिया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब धान का प्लांट निकल गया। आर्टिफिशियल सिलेक्शन का आप कितना एग्जाम्पल लेंगे? मैं तो 10 घंटा बोलते रह जाऊँ तो भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन। अब आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन ही तो है। सारे इंडियन पीपल ने क्या किया? वोट दे दिया नरेंद्र मोदी जी को। कोई नेचुरल नहीं बात है, नेचुरल चीज नहीं है। ये तो ह्यूमन बीइंग ने सेलेक्ट किया है, नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया। अब बाढ़ आती, गांव के गांव सभी लोग, पशु आदमी बह जाते, उसमें एक बच्चा बच जाता, तो हम कहते कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। बच्चा एक बच जाता। अब टाइटैनिक जहाज डूब रहा है, उसमें एक बच्चा बच गया। भाई वो कौन बात है भाई? एक बच्चा वो बच गया, ऊपर वालों ने उसे बचा दिया। अब कई लोगों को देखिएगा छत पर से गिर रहा है, वो भूकंप आ रहा है, बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन एक छोटा बच्चा है या एक छोटा सा ये बच्चा वो भूकंप में कहीं दीवार में वो फंसा हुआ है। भूकंप में कई बार हमने जापान में या कहीं पर भूकंप हुआ तो देखा कि वो बच्चा 5 दिन तक वो दीवार, जब उसका बचाव दल ने देखा, बचाव दल ने खोजने गया तो कह रहा है कि इस घर के सारे लोग मर गए, बच्चा बचा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने उसको सिलेक्ट किया कि ये बहुत बड़ा भूकंप हुआ, ट्रेजेडी हुआ, और नेचर ने उसको सिलेक्ट कर लिया, बच गया। तो नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन समुराई में जो वहाँ पर जापान के जो कोस्टल रीजन में जो क्रेब को वो पकड़ करके फिशरमैन, और वो कह रहा है कि ये तो हमारे समुराई के फेस से मिलता जुलता है, इनको मारना ठीक नहीं है, इनको पकड़ करके छोड़ दो। और दूसरे जो क्रेब है उसको पकड़ करके बेच दो, खा जाओ। जो समुराई के फेस से नहीं मिलता जुलता है वो हमारा हीरो नहीं है, वो हमारे हीरो के जैसा नहीं है। तो जो उसके समुराई, जो हीरो के जैसा उसके क्रेब का जो खोल था, उसको देखा तो उसको छोड़ दे रहा है।
तो धीरे 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 वो क्या होगा, उसका पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, जेनेटिकली वह क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा। तो ये ह्यूमन बीइंग ने किया, फिशरमैन ने किया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब आप थोड़ा सा गूगल पर टाइप कर लीजिएगा कार्ल एडवर्ड सागन जी के बारे में। और ये ऑक्सफोर्ड शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़े, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए। बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे, कम बड़ी बात नहीं है। लोगों के जुबान पर न्यूटन आइंस्टीन छाया रहता है कि न्यूटन है, आइंस्टीन है। अरे न्यूटन की थ्योरी नाइन्थ क्लास से शुरू होते याद रहता है, 10वीं 11वीं से आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ाई जाती तो याद रहता है। भाई कार्ल सागन की थ्योरी को पढ़ने के लिए तो आपको इंजीनियरिंग क्या यार, एमएससी करना पड़ेगा, तब उसमें जा कर के, और उसमें भी कि एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, तब जा कर के उसमें आप पढ़िएगा। ये कम बड़ी बात नहीं है। धन्यवाद। तो आज मैं 1.6 पर आपको लेक्चर दिया। 1.7 जो क्वेश्चन है उस पर लेक्चर देने के लिए कम से कम रात्रि को एक रोज मुझे टाइम निकालना पड़ेगा, 12 बजे से 4 बजे तक का, या कम से कम 4 घंटे का समय चाहिए। वो पूरा हिस्ट्री है, तब जाकर के बातों को आपको हम समझाएंगे। धन्यवाद।